दोस्तों स्टार्ट करते हैं समांतर परपथ के बारे में। समांतर परपथ क्या होता है, सबसे पहले क्वेश्चन है। तो समांतर परपथ में आपके लिए बता देता हूँ, किसी सर्किट में जब प्रत्येक लोड के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दिया जाता है तो उस सर्किट को आप समांतर परपथ कहते हैं, उसको पैरेलल सर्किट कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस ये R1 के लिए गया और R2 के लिए भी गया और R3 के लिए भी गया, यानी कि सबके लिए प्लस। यहाँ पर प्लस है और ये माइनस है, सबके लिए माइनस भी मिल रहा है और सबके लिए प्लस भी मिल रहा है। तो इस सर्किट को आप समांतर परपथ के नाम से जानेंगे दोस्तों। अगर यह प्लस नहीं है तो ये फेज भी हो सकता है और ये न्यूट्रल भी हो सकता है, जैसा कि हम सिंगल फेज सप्लाई में इसको देखते हैं। तो समांतर परपथ क्या होता है ये आपके समझ में आ चुका है। जब प्रत्येक लोड के लिए ये जो रेजिस्टेंस जो दिखा रखे हैं वो लोड के रेजिस्टेंस हैं। प्रत्येक लोड के लिए प्लस और प्रत्येक लोड के लिए इधर से माइनस जब मिलता है तो उस सर्किट को हम समांतर परपथ के नाम से जानते हैं दोस्तों। समांतर परपथ की आवश्यकता कहाँ होती है? हमारी जो घरों की वायरिंग जो होती है दोस्तों, वो समांतर में ही होती है। नोट कर लेना इस चीज़ को आप, नोट। परीक्षा में कई बार ये पूछा गया क्वेश्चन है, नोट करके आप इसको लिख लेंगे। घरों की वायरिंग समांतर परपथ में होती है या समांतर में होती है, कैसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। समांतर परपथ या समांतर बात एक ही है। तो देखिए दोस्तों, समांतर परपथ की कुछ शर्तें हैं। तो सबसे पहली शर्त क्या है? प्रत्येक लोड के सिरों पर, लोड के सिरों पर वोल्टेज समान मिलता है, समान मिलता है, जो सप्लाई के वोल्टेज के समान होता है। समझ में आ रहा होगा दोस्तों। मेरा कहने का मतलब यह है, अगर मैं यहाँ पर वोल्टेज भी देता हूँ तो R1 और R2 और R3 तीनों के सिरों पर मुझे वोल्टेज भी ही प्राप्त होगा। तो मैं इसको गणितीय रूप में इस प्रकार इसको लिख सकता हूँ, सप्लाई वोल्टेज बराबर VR1 बराबर VR2 बराबर VR3 बराबर डॉट 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 BRN। अभी मैंने यहाँ पर 3 रेजिस्टेंसों को लगाया है, 3 से ज़्यादा भी लगा सकता हूँ, 3 से कम भी लगा सकता हूँ। इस RN का मतलब यह है दोस्तों कि प्रतिरोधों की संख्या कितनी भी हो, उन प्रतिरोधों के सिरों पर जो मिलने वाला वोल्टेज है वो सप्लाई वोल्टेज, यानी कि यहाँ जो वोल्टेज दिया गया है उस वोल्टेज के बराबर ही प्राप्त होगी। तो यहाँ पर एक चीज़ आपने सीख ली कि समांतर परपथ में जब रेजिस्टेंस जुड़े होते हैं, लोड जुड़े होते हैं, तो उनके सिरों पर जो वोल्टेज प्राप्त होता है वो समान ही वोल्टेज हमको प्राप्त होता है। तो नंबर 2 कंडीशन है हमारे पास में, ये वोल्टेज वाली बात आपने सीख ली है ना। अब देखो, वोल्टेज समान होता है, इसीलिए घरों की वायरिंग है वो समांतर क्रम में होती है। क्योंकि अगर फैन लगाया आपने, फैन स्टार्ट कर दिया तो फैन के लिए 230 वोल्टेज मिल जाएंगे। अगर आपने लैंप जलाया तो लैंप के लिए भी 230 वोल्टेज मिल जाएंगे। घरों की वायरिंग समांतर क्रम में है क्योंकि जितना वोल्टेज हमारे लिए सप्लाई का बिजली बोर्ड ने दिया है उतना ही वोल्टेज हमको प्रत्येक लोड के सिरों पर प्राप्त हो जाए। अगर सीरीज में जोड़ते हम तो वोल्टेज ड्रॉप होता और प्रत्येक लोड के सिरों पर जो वोल्टेज है वो रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग बढ़ जाता और हमारे लोड है वो सही कार्य नहीं कर पाते। इसलिए समांतर क्रम में घरों की वायरिंग की जाती है दोस्तों। यदि मैं करंट की बात करूं तो करंट यहाँ से बह रहा है I, इसमें गया I1, इसमें I2 और इसमें I3, इसमें हो गया I3, इसमें हो गया I1 और इसमें हो गया I2। यहाँ से कुल करंट चला, पॉजिटिव से कुल करंट निकला
और यहाँ से 3 भागों में बट गया। 3 लोड हैं तो 3 भागों में बट गया, 4 होते तो 4 में बटता। तो कुल धारा की अगर मैं बात करूं, कुल करंट की अगर मैं बात करूं, तो कुल करंट क्या होगा, I बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 प्लस डॉट 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 IRN। कितने भी रेजिस्टेंस ऐसे हों उनमें जाने वाली जो विद्युत धारा है उनके व्यक्तिगत योग अगर किया जाए तो कुल करंट को उससे प्राप्त किया जा सकता है। कहने का मतलब है समांतर परपथ की प्रत्येक शाखा में जाने वाली विद्युत धारा का योग कुल विद्युत धारा के बराबर होता है। तो इस चीज़ को आप नोट कर लेंगे। अब जो अवधारणा है, कई बार ऐसे बता दिया जाता है कि विद्युत धारा का मान अलग अलग होता है, कई बार यह बता दिया जाता है कि विद्युत धारा का मान सब रेजिस्टेंसों में समान होता है। देखो, ये जो डिपेंड करेगा वो रेजिस्टेंस की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ मैंने वोल्टेज दिया V, अगर रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 तीनों का मान समान है तो तीनों में जाने वाली विद्युत धारा भी समान होगी, क्योंकि सबके लिए वोल्टेज समान मिल रहा है और रेजिस्टेंस भी सभी का समान हो जाएगा। तो I बराबर V/R से हम निकाल सकते हैं करंट, इनका करंट समान ही आएगा। तो दोस्तों, यदि रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग है, R1, R2 और R3, ये 10 ओम का है, ये 20 ओम का और ये 30 ओम का है, वोल्टेज तो सबको बराबर मिल रहे हैं लेकिन रेजिस्टेंस सबका अलग है, तो इनमें निश्चित तौर पर जो प्रवाहित विद्युत धारा होगी वो भी अलग होगी। कहने का मतलब है समांतर परपथ में जुड़े रेजिस्टेंस जो हैं उनमें बहने वाली विद्युत धारा उनके रेजिस्टेंस मान के ऊपर निर्भर करती है। तो रेजिस्टेंस का मान जिसका ज़्यादा होगा उसमें विद्युत धारा कम प्रवाहित होगी और जिस रेजिस्टेंस का मान कम होगा उस रेजिस्टेंस में विद्युत धारा ज़्यादा होगी। कहने का मतलब है रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा होता है, जिसका पावर कम होता है। जिसका पावर कम होता है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। अब जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया उसमें विद्युत धारा कम। और यही आपने घरों में देखा है, समांतर क्रम में लैंप लगे हैं, एक 40 वाट का, एक 50 वाट का और एक 100 वाट का। कौन सा ज़्यादा जो विद्युत धारा लेगा, जो 100 वाट का है वो विद्युत धारा अधिक लेगा। क्यों? क्योंकि उसका रेजिस्टेंस सबसे कम है। जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम होता है वो विद्युत धारा सबसे अधिक खर्च करता है। तो कुल धारा का कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ रहा होगा। कुल धारा निकालने के लिए प्रत्येक रेजिस्टेंस में बहने वाली विद्युत धारा के व्यक्तिगत योग अगर किया जाए दोस्तों तो आपको कुल धारा प्राप्त होती है, या कुल धारा आप उससे निकाल सकते हो। अब देखिए दोस्तों, अगर रेजिस्टेंस के बारे में अगर मैं बात करूं, प्रतिरोध के बारे में बात करूं तो I बराबर क्या होता है, V/R, और यहाँ पर V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3 प्लस डॉट 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 V/RN। अब देखिए दोस्तों, V/R, अब यहाँ पर जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है V, तो R1 ये हो जाएगा प्लस R, ये हो जाएगा प्लस R3 डॉट 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 1/RN, इस प्रकार होगा। अब देखो दोस्तों, इसको अगर मैं इसको करूं, इसमें R के साथ में गुणा होगा इसका, यानी कि इस B से इस B को काटा जा सकता है। तो R1 प्लस R2 1/R3 प्लस डॉट 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 1/RN। इस हिसाब से कुल रेजिस्टेंस निकालने का एक फॉर्मूला हमको प्राप्त होता है। पिछले वीडियो में मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ 1/R, 1/R होता है G, तो ये हो जाएगा G1 प्लस G2 प्लस G3 प्लस डॉट 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 Gn। ये G क्या है, चालकता है, चालकता, ठीक है। और R क्या है, प्रतिरोध, ठीक है जी। तो G बराबर क्या हो जाएगा, 1/R, रेजिस्टेंस के उल्टे मान को चालकता कहते हैं। तो यहाँ चालकता का योग है, यहाँ चालकता को जोड़ा गया है दोस्तों, और वहाँ पर R1 प्लस R2 प्लस R3 वहाँ रेजिस्टेंस को जोड़ा गया था, और यहाँ पर कंडक्टेंस यानी कि चालकता को जोड़ा गया है। तो रेजिस्टेंस अगर आपको निकालने के लिए दे दिया जाए, करंट निकालने के लिए दे दिया जाए, वोल्टेज निकालने को दे दिया जाए, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। वोल्टेज तो प्रत्येक रेजिस्टेंस के सिरों पर इक्वल होगा,
विद्युत धारा ऐसे निकाल सकते हैं, प्रत्येक रेजिस्टेंस में जाने वाली धारा है वो कैलकुलेट करेंगे और उन सबको जोड़ देंगे तो वो कुल धारा प्राप्त हो जाएगी। और तीसरा है रेजिस्टेंस, कुल रेजिस्टेंस को निकालने के लिए रेजिस्टेंस के व्युत्क्रम मान को जोड़ा जाता है। तो देखिए दोस्तों, एक सवाल मैं आपके सामने सॉल्व करवा देता हूँ। एक ये सर्किट है, इस सर्किट में क्वेश्चन इस प्रकार है, दो रेजिस्टेंस 6 ओम और 12 ओम के समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, उनके लिए 60 वोल्ट सप्लाई दी गई है। तो हमको कुल रेजिस्टेंस निकालना है, धारा निकालनी है, कितनी करंट इसमें प्रवाहित होगी, और वोल्टेज तो आपको पता ही है, इसके सिरों पर जो वोल्टेज प्राप्त होगा, यहाँ वोल्टेज जो मिलेगा और यहाँ वोल्टेज मिलेगा वो सप्लाई वोल्टेज के बराबर मिलेगा, यानी कि VR1 बराबर VR2, ये किसके बराबर होगा, सप्लाई वोल्टेज के बराबर होगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों, वोल्टेज का तो क्लियर हो गया। अब रेजिस्टेंस हमको कैलकुलेट करना है, तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए फार्मूला आपके पास में है 1/R1 प्लस 1/R2। इससे निकालेंगे, ये निकल जाएगा हमारा 1/R, कुल प्रतिरोध निकलेगा। तो इसका मैं अगर एलसीएम लूँगा तो ये R1 और R2 इसका लघुत्तम होगा। R1 का भाग इसमें दूंगा तो R2 बचेगा, R2 प्लस R2 का भाग इसमें दूंगा तो R1 बचेगा, R1। तो क्या प्राप्त हो गया दोस्तों, हमें 1/R बराबर ये प्राप्त हुआ हमें। अगर मुझे R निकालना है तो R का गुणा इसमें होगा, 1 का गुणा इसमें होगा, तो मैं कर लेता हूँ R गुणा R2 प्लस R1 बराबर 1 का गुणा इसमें होगा R1 गुणा R2। अगर मुझे R निकालना है दोस्तों तो R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ये R2 प्लस R1 है, इसको R1 प्लस R2 मैंने यहाँ लिख दिया है, तो बात अभी भी एक ही है। तो देखो रेजिस्टेंस R1 का मान 6, R2 का मान 12 है, तो 6 गुणा 12 बटे 6 प्लस 12। तो प्राप्त क्या होगा दोस्तों हमको, देखो ऊपर 6 गुणा 12 ही लिखने दो इसे, और यहाँ नीचे 18 हो जाएगा। इसको काटा मैंने 3 बार, इसको काटा मैंने 4 बार, तो क्या आ गया, 4 ओम आ गया। तो कुल रेजिस्टेंस क्या आ गया, 4 ओम। अब करंट निकाल सकता हूँ, I बराबर V/R। तो वोल्टेज 60 है और रेजिस्टेंस है हमारा 4, तो करंट कितनी आ गई, 15 एम्पियर। अगर मुझे इसका इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत करंट निकालना है, तो व्यक्तिगत करंट निकालने के लिए I1 बराबर V/R1, वोल्टेज 60 है और R1 की वैल्यू कितनी है, 6, तो कितना आ गया, 10 एम्पियर। और I2 अगर निकालूंगा मैं, तो I2 निकालने के लिए 60 वोल्टेज है हमारे पास में, वोल्टेज लिख लेते हैं, वोल्टेज बटे R2, वोल्टेज 60 है और R2 की वैल्यू 12 है, तो कितना आ गया, 5 एम्पियर आ गया। 10 एम्पियर और 5 एम्पियर कुल मिला के कितना हो गया, 15 एम्पियर करंट आ गया। तो कैसे भी आप इस सवाल को निकाल सकते हैं। इस प्रकार छोटे छोटे सवाल परीक्षा में आपसे दोस्तों पूछे जा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से देखिए। यदि आपके समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें और परीक्षा की सर्वोत्तम तैयारी करें। दोस्तों, जो पिछला सवाल था उसी प्रकार का लगभग ये सवाल है, लेकिन इसमें अंतर आपको यह दिख रहा है दोस्तों, यहाँ 6 ओम 12 ओम रेजिस्टेंस तो पहले से लगे हुए थे, लेकिन यहाँ पर हमने 15 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो इसके साथ में ऐड और कर दिया है, यानी कि हमने प्रतिरोधों की संख्या है वो पहले की तुलना में बढ़ा दी है। एक प्रतिरोध बढ़ा दिया है हमने। तो हमको ये जानना है कि अब इस सर्किट का कुल रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा और कुल करंट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो, कुल करंट निकालने के लिए सबका व्यक्तिगत करंट निकाल लो और उसको जोड़ दो। एक तरीका तो यह है, और दूसरा तरीका है कि टोटल रेजिस्टेंस निकालो इस सर्किट का, और टोटल रेजिस्टेंस निकालने के बाद में वोल्टेज में उस रेजिस्टेंस का भाग दे दो, कुल करंट आपका प्राप्त हो जाएगा। तो फिलहाल मैं व्यक्तिगत करंट से निकाल रहा हूँ। I1 बराबर V/R1, वोल्टेज 60 है, रेजिस्टेंस 6 है, तो 10 एम्पियर करंट आ गया। और I2 अगर मैं निकालूंगा तो V/R2, V वोल्टेज हो गया 60, R2 हो गया हमारा 12, तो कितना आ गया, 5 एम्पियर आ गया। और I3 निकालूंगा, V/R3 से कैलकुलेट अगर मैं करूँगा तो 60/15 बराबर 4 एम्पियर करंट आएगा दोस्तों। तो अब देखो, 10 और 5 15 और 4 19, तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, इससे जब मैं कैलकुलेट करूँगा तो 10 प्लस
5 + 4 बराबर 19 एम्पियर। 19 एम्पियर करंट इस सर्किट में टोटल प्रवाहित हो रहा है। यहाँ आई है वो 19 है, और यहाँ पर हमने I1 कैलकुलेट कर लिया 10, I2 कैलकुलेट कर लिया 5 और I3 कैलकुलेट किया है, तो वो 4 एम्पियर प्राप्त दोस्तों हमको हुआ है। तो फिलहाल देखिए, यहाँ पर कुल करंट आपने निकाल लिया है। अगर आपको रेजिस्टेंस निकालना है तो कुल रेजिस्टेंस निकालने के लिए R बराबर V/I। तो वोल्टेज है हमारा 60/19, तो 19 × 57 बचे 3 बच गए, 0 बढ़ा लिया, 19 × 1 = 19, बच गए 11, तो ये लगभग 6 और आ जाएगा इधर। तो ये हमको प्राप्त हो गया दोस्तों 3.16 ओम प्राप्त हुआ है हमको। तो देखिए दोस्तों, ये आपने रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया इस तरीके से। एक दूसरा तरीका है, उससे भी आप रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका ये है, देखो 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 दोस्तों, इधर ये R1 1/R2 + 1/R3। तो इधर अगर एलसीएम लूँगा मैं तो R1 R2 और R3 आएगा। R1 का भाग जब मैं इसमें दूंगा तो ये 2 बचेंगे, R2 और R3 इन दोनों का गुणा जब मैं 1 में करूँगा तो यही प्राप्त होगा, यानी कि R2 R3। अब R2 का दूंगा तो R1 और R3 बचेंगे, और R3 का भाग दूंगा तो R1 और R2 बचेंगे, R1 और R2 बचेंगे। और इधर क्या चल रहा है, 1/R। जब मैं इसका गुणा इसके साथ में करूँगा, इसका गुणा इसके साथ में करूँगा, तो क्या प्राप्त होने वाला है दोस्तों, देखिए R का गुणा मुझे इसमें किया मैंने, तो R1 R2 R2 R3 + R3 और R1, ये हमने लिख लिया, व्यवस्थित तौर पे लिख लिया मैंने थोड़ा सा इसे, है ना। ये R1 है इधर, और ये मैंने R2 इधर लिख लिया है, और R3 वाली जो वैल्यू है वो मैंने इधर लिख ली है। तो एक का गुणा इसमें करूँगा तो मैं क्या आएगा, R1 × R2 × R3, ये प्राप्त होगा। तो मुझे रेजिस्टेंस निकालना अल्टीमेटली, तो रेजिस्टेंस R निकालने के लिए R1 × R2 × R3 डिवाइडेड बाई R1 R2 + R2 R3 + R1 R3, ये प्राप्त होगा दोस्तों हमको। तो देखिए R1 कितना है, 6, R2 12 और ये 15, इनका गुणा हो जाएगा, और 6 + 12 + 15 नीचे इनका प्लस हो जाएगा, तो 6 × 12 × 15 डिवाइडेड बाई 12 × 6 18, 18 10 28 और 5 33। जब इसको आप सॉल्व करेंगे दोस्तों तो निश्चित तौर पर आपको कितना प्राप्त होगा, निश्चित तौर पर आपको यही प्राप्त होगा जो ये रीडिंग आपको मिल रही है। देखो इसमें दोस्तों हमने थोड़ी सी जल्दीबाजी के चक्कर में वीडियो थोड़ा कम टाइम का बने, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी कर गया। इसमें देखिए ये नीचे R1 और R2 2 वैल्यू हैं, तो हमको यहाँ पर भी 2 वैल्यू लेनी पड़ेंगी। ऊपर 3 वैल्यू ठीक है, लेकिन नीचे जो R1 × R2, तो इसको थोड़ा सा मुझे क्लियर करना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा यहाँ से हटा देते हैं और इधर इसको लिखते हैं। तो 6 × 12 × 15 डिवाइडेड बाई इन दोनों को 6 × 12 प्लस 12 × 15 प्लस तीसरी है हमारे पास में R1 और R3। तो R1 6 है और R3 की वैल्यू हमारे पास में 15 है। तो इनको सॉल्व करेंगे तो 6 × 12 × 15 डिवाइडेड बाई 72 प्लस 15 × 12 करेंगे तो 180 आएगा दोस्तों, और 15 छीगे यहाँ 90 प्राप्त होगा। तो अगर हम इन सबको जोड़ना पड़ेगा, 6 × 12 × 15 डिवाइडेड बाई, ये देखो 270 हो गया, 270 और 340 342। देख लेना दोस्तों, तरीका यही है, कैलकुलेशन को थोड़ा सा आप चेक कर लीजिए। तो इसको मैं अगर सॉल्व करूँगा तो वो सॉल्यूशन करने के बाद में क्या प्राप्त होगा उसको अभी हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसको जब हम दोस्तों कैलकुलेट करेंगे तो ये जो आंसर जो हम पहले निकाल चुके हैं, ये वाला जो आंसर है वही R की वैल्यू आएगी, बदलेगी तो है नहीं क्योंकि सवाल वही है हमारे पास में। तो एक तरीका रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने का यह है, ठीक है जी। और एक तरीका रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने का और है, उसको मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मैंने अभी बताया था आपको कि कुल कंडक्टेंस हम निकाल लें
कुल कंडक्टेंस क्या होता है, G1 प्लस G2 प्लस G3 है। तो 1/R होता है ये 1/R1, ये 1/R2 के बराबर होगा और ये 1/R3 के बराबर होगा। तो इसको जब हम 1/6 प्लस 1/12 और प्लस 1/15 जब हम इनको लिखेंगे, जब इसकी वैल्यू लिख लो, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, सबकी वैल्यू लिखने के बाद में जो रिजल्ट आएगा वो G आएगा। उस G का आप उल्टा करेंगे तो वो R की रीडिंग आ जाएगी हमारे पास। मैं भी इसको कैलकुलेट करके बता रहा हूँ दोस्तों। तो इनकी कैलकुलेशन करने के बाद में हमको प्राप्त होता है, जब इसका भाग देंगे हम, एक में 6 का भाग देंगे तो वो हमको प्राप्त होगा 6667 प्लस दूसरे वाले का जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो वो हमको प्राप्त होगा प्लस तीसरे वाले का जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो 0.06667 ये प्राप्त होगा। जब इन तीनों को हम जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद में प्राप्त होगा ये कंडक्टेंस की इकाई मोह हो जाएगी। तो अभी हमको 1/R1 प्लस 1 इनकी वैल्यू हमको प्राप्त हुई है। तो देखो 1/R की जो वैल्यू हमको प्राप्त हुई है, 1/R यानी कि G, इसकी जो वैल्यू हमको प्राप्त हुई है वो प्राप्त हुई है, ये प्राप्त हो गई हमको। जब हम R कैलकुलेट करेंगे, जब हम R कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, तो वो हमको प्राप्त होगा, देखो इसका इसमें गुणा होगा तो 0.667 ये हो गया, इधर 1 हो गया। जब R कैलकुलेट करेंगे तो R बराबर 1 डिवाइडेड बाई 0.31667। जब इसको कैलकुलेट आप करेंगे तो वो कैलकुलेट करने पर प्राप्त होगा दोस्तों 3.157। इसको जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो 16 ओम ये हो जाएगा, 3.16 ओम ये प्राप्त हो जाएगा। देखो हमने यहाँ भी इतना ही निकाला था और ऊपर भी हमने इतना ही निकाला था। तो किसी भी तरीके से आप सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन करने पर हमको सेम रीडिंग प्राप्त होगी दोस्तों। तो मेरे द्वारा जो पढ़ाया गया है दोस्तों, आपको कुछ समझ में आया होगा। दोबारा से आप देखिए, समझ नहीं आया है तो अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिए, तैयारी कीजिए, अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए। दोस्तों के साथ में ये जानकारी मेरे द्वारा दी गई है, इसको शेयर करिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।